एक सांझ आर्यन मल्होत्रा बालकनी की रेलिंग से टिककर खड़ा था। रोशनी धीमे धीमे ढल रही थी। नीचे लॉन में पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर घास पर बिछ चुकी थीं। उसके हाथ में आधी बुझी सिगरेट थी, जिसका धुआं हवा के साथ घुलता चला जा रहा था। चेहरा स्थिर था, मगर आंखों में असंख्य अनकहे ख्याल तैर रहे थे। अचानक उसकी नजर बाईं तरफ गई। नीम के पुराने पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी थी। बाल खुले थे, चेहरा किताब के पीछे आधा छिपा हुआ, मगर ढलती धूप की किरणें उसके गालों पर इस तरह पड़ रही थीं जैसे कोई चित्र उभर रहा हो। पहनावा सादा, मगर बेहद सलीकेदार। कोई बनावट नहीं, एक ऐसी सादगी जो देखने वाले को ठहरने पर मजबूर कर दे। आर्यन की नजर कुछ देर वहीं थमी रही। होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने जेब से मोबाइल निकाला और नंबर मिलाया। कमलेश, जो नीम के नीचे बैठी है, वह कौन है? फोन के उस पार से आवाज आई। सर, वह रघुवीर कुक की बेटी है आरा, बिहार से आई है। नौकरी की तलाश में है, पढ़ी लिखी है और बहुत सलीकेदार। कई बार घर में खाना पका चुकी है, सबको पसंद आया है। आर्यन की आंखों में दिलचस्पी की झिलमिलाहट उभर आई। अच्छा, नौकरी की तलाश में। वह जैसे खुद से बुदबुदाया, फिर ठहर कर बोला, उसे मेरे कमरे में भेजो, अभी। जी सर, कमलेश ने कहा और कॉल कट हो गई। आर्यन ने सिगरेट बुझाई, आस्तीनें सीधी की और कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में नर्म पीली रोशनी थी। ठंडी हवा में हल्का सा परफ्यूम तैर रहा था। वह सोफे पर बैठा, निगाह दरवाजे पर टिकाए इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में दस्तक हुई। आओ, उसने कहा, पर अंदर वह नहीं था जिसकी उम्मीद थी, बल्कि कमलेश था। आर्यन के माथे पर बल पड़ गए। कहाँ है वह? मैंने तुम्हें नहीं, उसे बुलाया था। कमलेश झिझक गया। सर, वह नहीं आ रही। क्या मतलब? आर्यन की आवाज सख्त हो गई। सर, मैंने बहुत समझाया, मगर उसने साफ कहा कि वह किसी अनजान आदमी के कमरे में बिना इजाजत नहीं आएगी। जो बात करनी है उसके पिता से कीजिए, वह खुद यहाँ मुलाजिम नहीं है। कुछ पल को कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन उसे निहारता रह गया। आज तक किसी ने उसकी बात नहीं टाली थी। उसके घर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसके हुक्म को ठुकरा दे, और आज एक सीधी सादी लड़की ने उसे ना कह दी। वह धीरे से उठा। आंखों में गुस्सा और हैरानी की परतें थीं। मेरे घर में रहकर मेरे ही आदेश की अवहेलना। कमलेश डरते हुए बोला। सर, उसका लहजा बदतमीजी वाला नहीं था। बहुत विनम्रता से बोली। बस, आर्यन की आवाज गूंजी। जिसे मैंने बुलाया है वह आएगी, वरना मैं खुद जाऊंगा। वह तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। कमलेश कुछ कहना चाहता था, मगर उसके चेहरे की कठोरता देखकर चुप रह गया। सीढ़ियां उतरते हुए उसके कदमों की आवाज हॉल में गूंज रही थी। हवा में उसके परफ्यूम की महक फैल गई थी। लॉन के कोने में वही लड़की अब भी बैठी थी। शायद उसे एहसास हो गया था कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। आर्यन की आंखों में गुस्से के साथ एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी, ऐसा गुस्सा जो पहली बार किसी ना से टूट पड़ा हो। सर्वेंट क्वार्टर की खुली खिड़की से आती रोशनी कमरे के एक कोने में पड़ रही थी। वहीं आईने के सामने खड़ी तन्वी अपने लंबे घने बाल सुलझा रही थी, जो कमर से नीचे तक झरने की तरह लहरा रहे थे। उसने गहरी सांस ली, जैसे दिन भर की थकान झाड़ रही हो। तभी दरवाजा बिना दस्तक के जोर से खुला। आर्यन मल्होत्रा अंदर दाखिल हुआ, कदमों में ठहरा हुआ घमंड, आंखों में वही सख्ती जो हुकूमत से आती है। मगर अगले ही पल वह ठिठक गया, जैसे वक्त थम गया हो। तन्वी ने आईने में उसका अक्स देखा तो चौंक कर पलटी। उसके हाथ कांप गए। दुपट्टा कुर्सी पर पड़ा रह गया था। घबराहट में उसने दुपट्टा अपने तन पर समेटा और कांपती आवाज में बोली, आपको शर्म नहीं आती? किसी लड़की के कमरे में यूं बिना इजाजत दाखिल होते हुए? कौन होते हैं आप मेरी इजाजत के बिना अंदर आने वाले? आर्यन के चेहरे पर कुछ पल के लिए झिझक और नादानी की पतली सी रेखा उभरी, मगर अगले ही क्षण गुस्से की लपट ने उसे मिटा दिया। तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रही हो? वह सख्त लहजे में बोला। मैं इस घर का मालिक हूं। यहाँ की हर चीज मेरे हुक्म से चलती है। और तुम एक नौकर के बेटी होकर मुझसे इस अंदाज में बात करोगी? तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? तन्वी ने डर के बावजूद खुद को संभाला और उसकी आंखों में देखते हुए ठोस आवाज में बोली, जी, आप मालिक हैं, मगर आपके पास किसी की इज्जत रौंदने का अधिकार नहीं। पहले तो आप मेरे कमरे से बाहर जाइए। मैं आपके बुलावे पर इसलिए नहीं आई क्योंकि आपकी नीयत मुझे ठीक नहीं लगी।
इस तरह किसी भी सर्वेंट को अपने कमरे में बुलाना, खासकर कुक की बेटी को, यह गलत है। और मुझे आप जैसे लोगों का भली भांति अंदाजा है। आर्यन का लहजा भड़क उठा। जुबान संभालकर बात करो। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? आर्यन मल्होत्रा, मल्होत्रा ग्रुप का इकलौता वारिस, तुम्हारे बाप का मालिक। और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तन्वी ने उसकी आंखों में सीधे देखा और दृढ़ आवाज में बोली, हो सकता है आप मेरे पिता के मालिक हो, मगर मेरे नहीं। मैं इंसान हूं, आपकी मिल्कियत नहीं। मैं किसी को यह हक नहीं देती कि वह मुझ पर इस तरह हुक्म चलाए, जबकि हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं। और अगर इज्जत का रिश्ता आपके खानदान के नाम से जुड़ा है, तो आपका घमंड बहुत कमजोर है, क्योंकि इज्जत किरदार से बनती है, विरासत से नहीं। इसलिए बेहतर होगा आप अपनी यह विरासत किसी और पर जताएं, क्योंकि मैं तन्वी चौधरी हूं, जो किसी के रौब में नहीं आती। मैंने अपनी जिंदगी अपने उसूलों पर गुजारी है, इसलिए कभी किसी से नहीं डरी और न आपसे डरने वाली हूं। बेहतर होगा अपने लहजे पर काबू रखिए। आर्यन कुछ पल उसे खामोशी से देखता रहा, चेहरे पर हैरानी, फिर गुस्सा। तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की। मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरी बात टालने का अंजाम क्या होता है। जिस लहजे में तुमने मुझसे बात की है, उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तन्वी ने धीमे मगर मजबूत स्वर में कहा, अंजाम उसी का होता है जो गलती करे। मैंने कोई गलती नहीं की, आपका आना ही गलत है। फिर उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। यह मेरा कमरा है, आप बाहर जाइए। और अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। मैं किसी गैर मर्द के साथ एक छत के नीचे खड़ी नहीं रह सकती। आर्यन के होंठ सख्ती से भींच गए। उसके अहंकार को जैसे किसी ने खुलेआम चुनौती दे दी थी। तुम्हें तो मैं नौकर बनाकर रखूंगा, वह दहाड़ा। तुम्हें सिखाऊंगा तमीज और बताऊंगा कि आर्यन मल्होत्रा क्या है। तन्वी के चेहरे पर डर नहीं था, बस एक ठहरी हुई संजीदगी थी। धमकियां उन पर असर करती हैं जिन्हें अपने हक पर शक हो। मैं न झुकी हूं, न झुकूंगी। अगर ताकत दिखानी है तो बाहर दुनिया में दिखाइए, यहाँ किसी कमजोर लड़की पर नहीं। आर्यन की मुट्ठियां भींच गईं, मगर जुबान जैसे थम गई। वह बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जो किसी भी हुक्म को बेअसर कर देती है। कुछ पल कमरे में सन्नाटा रहा। बाहर कहीं बर्तनों के टकराने की आवाज आई, कहीं दूर किसी के हंसने की हल्की गूंज। तन्वी ने ठोस, शांत लहजे में आखिरी बार कहा, अगर आपका गुस्सा खत्म हो गया हो तो दरवाजा वहीं है, जा सकते हैं। वह शायद बिना समझे ही एक ऐसे आदमी से उलझ गई थी जिससे उलझना उसके लिए बहुत भारी पड़ सकता था। आर्यन के चेहरे पर तेज गुस्से की लहर दौड़ी, मगर फिर भी वह बिना कुछ कहे पलटा, दरवाजे तक पहुंचा, ठिठका, पीछे देखा। वह अब भी अपनी जगह खड़ी थी, दुपट्टा संभाले हुए, मगर चेहरे पर वही वकार, वही आत्मविश्वास। वह दरवाजा जोर से बंद करके बाहर निकल गया, मगर उसके कदमों की रफ्तार बता रही थी कि आज पहली बार किसी ने आर्यन मल्होत्रा को लफ्जों से हरा दिया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। रात का सन्नाटा फैल चुका था। लॉन की घास पर ओस की नमी चमक रही थी। सर्वेंट क्वार्टर की बत्ती मध्यम धधक रही थी। तन्वी जमीन पर अखबार बिछाकर बैठी थी। सामने एक प्याली में चाय ठंडी हो रही थी। माहौल सुकून भरा, मगर अगले ही पल दरवाजा जोर से खुला। रघुवीर हांफते हुए अंदर दाखिल हुए, चेहरे पर फिक्र और गुस्से की मिलीजुली झलक। यह तुमने कैसी हरकत कर दी? उनकी आवाज भारी और कांपती हुई थी। तन्वी चौंक कर खड़ी हो गई। क्या हुआ बाबा? रघुवीर ने हाथ में पकड़ी टोपी बिस्तर पर फेंक दी। कमलेश ने बताया, तुमने बड़े साहब से बदतमीजी की। तुम्हें पता है उनका मिजाज कैसा है। अगर वह बिगड़ गए तो मेरी नौकरी गई समझो। तन्वी ने सुकून मगर दुख भरे लहजे में कहा, बाबा, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, बस अपनी इज्जत की बात की। इज्जत की बात? रघुवीर कड़वे हंसे। बेटी, यह उनके घर की बात है, यहां हमारी नहीं चलती। तुम्हें पता है वे कैसे हैं? एक लफ्ज पर आदमी की दुनिया बदल देते हैं। अगर उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? तन्वी ने धीरे से कहा, बाबा, रोजी देने वाला ऊपर वाला है। अगर उन्होंने निकाल दिया तो कहीं और मिल जाएगी। आप फिक्र क्यों करते हैं? रघुवीर ने बेबसी से सिर हिलाया। तुम्हें दुनिया का तजुर्बा नहीं। ऊपर वाले पर भरोसा ठीक है, मगर इंसानों के जुल्म से डर लगता है। वे लोग ताकत वाले हैं।
अगर उन्होंने नाराजगी रख ली तो मुझे कहीं काम के काबिल नहीं छोड़ेंगे। तुम नहीं जानती, आर्यन मल्होत्रा की बात सिर्फ इस घर तक नहीं रहती, पूरे शहर में गूंजती है। तन्वी ने नजरें नीची कर ली। मैं क्या करती बाबा? वो मेरे कमरे में बिना इजाजत आ गए थे। मैं उनसे कह रही थी जाइए, मगर वह सुन ही नहीं रहे थे। मैं घबरा गई तो जरा ऊंची आवाज में बोल गई। रघुवीर ने मायूसी से सिर पकड़ लिया। अरे कमबख्त लड़की, आवाज ऊंची करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें चुपचाप कमरे से निकल जाना चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी है किसे चुनौती दी है? तन्वी ने थके स्वर में कहा। बाबा, इज्जत का सवाल था। अगर मैं वहां से निकल आती तो अपनी ही नजरों में गिर जाती। रघुवीर ने मेज पर हाथ मारा। तुमने बेवजह मौत को दावत दी है। वह लोग इनकार बर्दाश्त नहीं करते। तुम्हारी यह जिद हमें सड़क पर ला देगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कमलेश अंदर आया, सांस फूली हुई, चेहरे पर घबराहट। रघुवीर जी, बड़े साहब ने आपको फौरन अपने कमरे में बुलाया है। कहते हैं अभी के अभी आए। रघुवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। अभी? उसने सूखे होंठों पर जीभ फेरी और धीरे से बोला, ठीक है, जा रहा हूं। कमलेश ने सिर झुकाकर इजाजत ली और चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो रघुवीर ने थके से अंदाज में अपनी बेटी की ओर देखा। तुमसे यही कह रहा था, अब पता नहीं वह मेरे साथ क्या करने वाले हैं। समझाया था, मगर तुम सुनती कहाँ हो। तन्वी तड़प कर बोली, बाबा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप फिक्र मत करें, मैं सब समझा दूंगी। अगर जरूरत पड़ी नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगी। रघुवीर सख्त हुए। मैं खुद बात करूंगा, तुम बस कमरे से बाहर नहीं निकलना। अगर उन्होंने कुछ पूछा तो मैं जवाब दूंगा। तुम्हारे मुंह से निकला एक शब्द मेरे बरसों की मेहनत मिटा देगा। तन्वी खामोश खड़ी रह गई, नजरें जमीन पर। उसके हाथों में अखबार के किनारे मरोड़ खा रहे थे। रघुवीर ने गहरी सांस ली। बेटी, तुम अच्छी हो, मगर यह दुनिया अच्छी नहीं। यहाँ सच बोलने वाले अक्सर नुकसान में रहते हैं। वह दरवाजे की ओर बढ़े। जाते जाते रुककर बोले, अगर मैं देर तक नहीं आया तो कमलेश से पूछ लेना मुझे कहाँ बुलाया गया है। दरवाजा बंद हुआ। तन्वी की आंखों से आंसू चुपके से बह निकले। वह अखबार को देखती रही जिस पर कल की सुर्खी थी, इंसाफ पाना मुश्किल नहीं, बस हिम्मत चाहिए। वह झेरे लब बोली, हिम्मत ही तो की थी बाबा, मगर शायद यह घर हिम्मत बर्दाश्त नहीं करता। दूसरी तरफ आर्यन मल्होत्रा के कमरे में रात की मध्यम रोशनी फैली थी। दीवारों पर करीने से लगी तस्वीरें, भारी पर्दों के पीछे से आती हल्की खुशबू, मेज पर रखी सिगरेटों के पैकेट, सब कुछ उसके मिजाज की तरह मजबूत मगर सख्त लग रहा था। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आर्यन ने निगाह उठाए बिना कहा, आओ। दरवाजा खुला। रघुवीर दोनों हाथ जोड़कर अंदर आया। पहली ही नजर उस पर गई सफेद शर्ट और काली पैंट में, बाल हल्के बिखरे, आंखों में ठंडा सा घमंड। नमस्ते साहब, रघुवीर ने धीरे से कहा। बैठो, आर्यन बोला। वह झिझक गया। जी साहब, और सोफे के सामने जमीन पर बैठ गया, हाथ घुटनों पर, नजरें झुकी। कुछ पल खामोशी रही। फिर आर्यन ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में बोला, रघुवीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बिना अपनी बेटी को यहां लाने की? और ऊपर से वह मुझसे उलटे जवाब। यही संस्कार दिए हैं तुमने? रघुवीर का रंग उड़ गया। वह घबराकर बोला, साहब, गलती मेरी है। मैंने सोचा बेटी नौकरी ढूंढ रही है तो उसे साथ ले आया। यकीन मानिए, उसका इरादा गलत नहीं था। वो तो बस क्या? आर्यन ने बीच में काट दिया। जुबान चलाने लग गई। मेरे सामने। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हें इस घर से निकाल सकता हूं और फिर तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। तुम नहीं जानते लोग आर्यन मल्होत्रा के बारे में क्या कहते हैं। रघुवीर डर से कांप गया। उसने झुककर आर्यन के पैर पकड़ लिए। साहब, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं उसे समझा दूंगा, अगर कहें तो अभी उसे वापस भेज देता हूं। वो फिर आपके सामने नहीं आएगी। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर ठंडी आवाज में बोला, उठो, ऐसी हरकतें मुझे पसंद नहीं। रघुवीर धीरे से सीधा बैठ गया। आर्यन ने सिगरेट जलाई, एक कश लिया, फिर कुछ नरम होकर बोला, लड़की है, भेजने की जरूरत नहीं, अपने साथ ही रखो, लेकिन ध्यान रहे आगे से मेरी बात के खिलाफ जुबान मत खोलना। समझे? जी साहब, बिल्कुल, रघुवीर ने डरते हुए कहा। आर्यन का स्वर फिर सख्त हो गया। वैसे पढ़ाई कितनी की है तुम्हारी बेटी ने?
रघुवीर बोला, साहब, उसने ग्रेजुएशन किया है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बचत उसकी पढ़ाई में लगा दी। बस चाहता हूं कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। दुआ है उसे जल्दी नौकरी मिल जाए। आर्यन कुछ देर चुप रहा, जैसे किसी सोच में डूबा हो। फिर बोला, ठीक है, कल उसे ऑफिस भेज देना। देखूंगा क्या कर सकती है। रघुवीर चौंक गया। जी साहब, हाँ, लेकिन ध्यान रहे उसे समझा देना। ऑफिस में मेरा नाम जुड़ा है, वहां बदतमीजी की कोई गुंजाइश नहीं। जी साहब, वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। आर्यन ने सिगरेट बुझाई, सोफे पर पीठ टिकाई और नीचे देखते हुए बोला, अच्छा है, अब जाओ और सुनो। इसे तुम्हारे लिए आखिरी मौका समझो। अगली बार उसके मुंह से मेरे खिलाफ एक भी बात निकली तो तुम दोनों सड़क पर होगे। जी साहब, भगवान आपको खुश रखे, दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रघुवीर जल्दी से बोला और धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला गया। दरवाजा बंद होने के बाद आर्यन कुछ देर चुप बैठा रहा। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह उलझन थी। ग्रेजुएशन? वह बुदबुदाया। उसने खिड़की की तरफ देखा, बाहर रात गहरी हो रही थी। शायद वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि उस लड़की से हुआ झगड़ा उसे क्यों इतना सोचने पर मजबूर कर गया, उसके तेवर, उसका लहजा या कुछ और जो उसे उसकी तरफ खींच रहा था। सुबह की हल्की रोशनी पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी। सर्वेंट क्वार्टर में सन्नाटा था, बस चाय के बर्तनों की खनक। रघुवीर जल्दी जल्दी कपड़े बदल रहा था, चेहरे पर रात की थकान साफ। तन्वी आईने के सामने खड़ी थी, बाल बंधे हुए, सादा दुपट्टा ओढ़े, पर चेहरा अब भी गुस्से से भरा। बाबा, मुझे समझ नहीं आता आपने ऐसा क्यों किया। वह पलटी और तेवर के साथ बोली, किसने कहा था आपसे कि उस आदमी से मेरे लिए नौकरी मांगे। मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। उसकी शक्ल तक मुझे अच्छी नहीं लगती। रघुवीर ने गहरी सांस ली। बेटी, हालात समझो, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी लगती है। तन्वी तीखे लहजे में बोली, अगर जिंदगी ऐसे लोगों के सामने झुककर ही जीनी है तो ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। आप जानते हैं वह किस अंदाज में बात करता है, उसके चेहरे पर सिर्फ घमंड है। मैं वहां जाकर क्या करूंगी? हर दिन उसकी डांट सुनूंगी? रघुवीर ने धीरे से कहा, तन्वी, वह बुरा नहीं, बस थोड़ा सख्त मिजाज है, अंदर से दिल का साफ है। यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे नौकरी की फिक्र करनी पड़ी हो। जब भी पैसों की जरूरत पड़ी, उसी ने मदद की। हर नौकर को वह अपनी फैमिली समझता है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। हाँ, गुस्सा जरूर तेज है, पर किसी गरीब के साथ उसने कभी अन्याय नहीं किया। कुछ पल वह चुप रहे, तभी तन्वी सख्त लहजे में बोली, बाबा, भले वह बुरा ना हो, बट अपने घमंड में अंधा है। उसकी निगाहों में देखना भी डराता है। मैं वहां नहीं जाऊंगी, यह मेरा आखिरी फैसला है। रघुवीर ने थकी सी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। बेटी, उन्होंने शांत आवाज में कहा, मैं यहाँ 10 साल से हूँ। जब भी मेरे ऊपर बुरा वक्त आया, आर्यन जी ने सहारा दिया। जब तुम बीमार थी और दवा के पैसे नहीं थे, तभी उन्होंने मदद की थी। आज अगर मैं उनकी बात न मानूं तो ये मेरे लिए कृतज्ञता होगी। तन्वी ने नजरें फेर लीं। बाबा, मदद का मतलब यह नहीं कि हम अपनी इज्जत बेच दें। मैं उनकी मदद की आभारी हूं, पर गुलाम नहीं। रघुवीर का लहजा नरम पड़ा, आंखों में हल्की नमी। जानता हूं, तुम सही कह रही हो, मगर दुनिया सच्चाई नहीं, नतीजा देखती है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो तुम्हारे लिए क्या रहेगा? तुम्हारी मौसी के यहाँ चली जाओगी, पर कितने दिन रखेंगी? उनका अपना परिवार है। मैं तुम्हें कैसे वहां भेज दूं? कुछ पल रुककर बोले, तुम मेरी इज्जत हो, तुम्हारे खिलाफ मैं कुछ नहीं चाहूंगा, मगर मजबूरी है। अगर आज तुम वहां नहीं गई तो मैं अपनी आंखों से अपनी नौकरी जाती देखूंगा। तन्वी के हाथ कांप उठे। तो आप मुझ पर बोझ डाल रहे हैं बाबा? नहीं बेटी, रघुवीर बोले, तुम मेरा सहारा हो। मैं सिर्फ चाहता हूं कि एक दिन तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। यह नौकरी तुम्हें किसी के आगे झुकने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए दी जा रही है। तन्वी कुछ पल चुप रही, दुपट्टे का कोना उंगलियों में लपेटते हुए बोली, लेकिन बाबा, अगर उसने फिर वही सख्त रवैया अपनाया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वह तुम्हारे साथ वैसा नहीं करेगा, रघुवीर ने विश्वास से कहा। मैंने उससे बात की है, उसने कहा है कि तुम्हें ऑफिस भेज दो। शायद उसने तुम्हें परखा हो, अब वह तुम्हारे काम को देखना चाहता है। तन्वी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। शायद मैं उसकी परख में फेल हो चुकी हूं।
रघुवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटी, तुम्हारा सच उसे सोचने पर मजबूर कर गया है। अब वक्त है तुम अपना हुनर दिखाओ। तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी ताकत है। खुद को एक मौका दो। तन्वी ने सिर झुका लिया। अगर मैं वहां गई तो सिर्फ आपकी खातिर, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो वापस आ जाऊंगी। मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगी। रघुवीर के चेहरे पर सुकून आया। बस यही चाहिए था, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। हल्की हवा चली। कमरे में सन्नाटा फैल गया। दोनों दरवाजे की ओर बढ़े। बाहर आंगन में बलवीर मोटरसाइकिल साफ कर रहा था। रघुवीर बोले, चलो बेटी, देर मत करो। मल्होत्रा फूड इंडस्ट्रीज का रास्ता लंबा है। तन्वी ने दुपट्टा ठीक किया। चेहरा गंभीर मगर आंखों में अनजाना डर। बाप बेटी दरवाजे से बाहर निकले। एक तरफ बाप का भरोसा, दूसरी तरफ बेटी की अना, और उनके बीच वह सुबह जो शायद उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। मल्होत्रा फूड इंडस्ट्रीज की ऊंची इमारत शहर के बीचों बीच खड़ी थी। बड़े शीशे के दरवाजे, अंदर की ठंडी हवा, हर ओर फैली महंगी खुशबू, जैसे किसी और ही दुनिया का एहसास। तन्वी को वहां बैठे 2 घंटे हो चुके थे। वेटिंग एरिया में रखे पौधे, दीवारों पर लगी कंपनी की ट्रॉफियां और काम में डूबे लोग, सब उसे एहसास दिला रहे थे कि यहाँ वक्त भी हैसियत देखकर चलता है। आखिरकार रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई। मिस तन्वी, आर्यन सर आपको बुला रहे हैं। तन्वी ने गहरी सांस ली, दुपट्टा संभाला और दरवाजे के सामने जाकर हल्की दस्तक दी। आइए। अंदर से ठंडी सख्त आवाज आई। कमरा बड़ा मगर माहौल ठंडा। सामने शीशे की दीवार से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। आर्यन कुर्सी पर झुके फाइल देख रहा था। ग्रे सूट में उसका चेहरा, गंभीर आंखें तेज, जैसे सवाल पूछने से पहले जवाब जानती हो। नमस्ते सर, तन्वी ने धीरे कहा। नमस्ते, आर्यन ने बिना नजर उठाए कहा। वह अब भी बैठ ही रही थी कि उसकी ठंडी आवाज आई। क्या मैंने आपको बैठने की इजाजत दी? तन्वी के हाथ कुर्सी के हैंडरेस्ट पर थम गए। उसने खुद को संभाला। आंखों में गुस्से की हल्की चमक आई, मगर उसने नजरें झुका ली और खामोश खड़ी रही। आर्यन ने कुछ पल उसे देखा, जैसे उसकी रूह तक पढ़ लेना चाहता हो। फिर बोला, आपके पिता ने बताया कि आप काबिल हैं, देखते हैं कितना सच है। फाइल पलटते हुए कहा, तो मिस तन्वी, आपने फूड साइंस में ग्रेजुएशन की है? जी सर, पंजाब यूनिवर्सिटी से, तन्वी ने शांत स्वर में कहा। आर्यन बोला, हमारा बिजनेस फूड प्रोडक्ट्स, खासकर स्नैक्स और रेडी टू ईट आइटम्स। आपके ख्याल में मार्केट का सबसे बड़ा मसला क्या है मिस तन्वी? तन्वी ने क्षण भर सोचा, फिर बोली, सर, कीमत या ब्रांडिंग से ज्यादा भरोसे का मसला है। लोग पैकेजिंग पर भरोसा कर लेते हैं, मगर स्वाद में स्थिरता नहीं मिलती। जो कंपनी भरोसे और निरंतरता पर कायम रहती है, वही लंबे समय में टिकती है। आर्यन ने हल्की सी भौं उठाई। दिलचस्प, अधिकांश लोग कीमत या ब्रांडिंग की बात करते हैं। आपने भरोसे की बात की। क्योंकि सर, ब्रांड बनने से पहले भरोसा जीतना पड़ता है, तन्वी ने जवाब दिया। आर्यन ने पेन उंगलियों पर घुमाया। हल्की मुस्कान उभर आई। अच्छा, फलसफा है, मगर हम यहाँ लेक्चर सुनने नहीं, काम करने के लिए भर्ती करते हैं। तन्वी बिना झिझक बोली, काम के मैदान में मेरा सोच ही मेरा हथियार है सर। आर्यन की आंखों में हल्का सा तन चमका। काफी आत्मविश्वास है। उम्मीद है ये आत्मविश्वास हमारे दफ्तर के उसूलों से बड़ा नहीं होगा। तन्वी बोली, आत्मविश्वास उसूल तोड़ने नहीं देता सर। आर्यन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर फाइल बंद करते हुए बोला, सैलरी पैकेज आपके लिए 3 लाख सालाना से शुरू होगा। मैं सहमत हूं सर, तन्वी ने सहजता से कहा। आर्यन हल्की मुस्कान लिए बोला, इतनी जल्दी मान गई? लोग तो लंबी बहस करते हैं। तन्वी बोली, मैं बहस तब करती हूं जब सामने वाले की नीयत पर शक हो। आर्यन की आंखों में हल्की चमक आई। मतलब, आपको मुझ पर शक नहीं? मुझे यकीन है सर कि मेरा काम ही आपको भरोसा दिलाएगा, तन्वी ने बेधड़क कहा। कुछ पल कमरे में खामोशी रही। फिर आर्यन ने धीरे से फाइल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। फूड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करें। और ध्यान रहे, यहाँ बिना इजाजत कोई कदम नहीं उठाया जाता। मेरे आदेश की अवहेलना मैं बर्दाश्त नहीं करता। यह कंपनी मेरी है और यहाँ मेरे बनाए नियम चलते हैं। अगर यहाँ काम करना है तो उन्हीं नियमों के अनुसार करना होगा। जी सर, जैसी आपकी मर्जी, तन्वी ने शांत स्वर में कहा। उसे पूरा भरोसा था
कि वह गलती नहीं करेगी, पर उसे नहीं मालूम था कि यही नौकरी उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। आर्यन ने पेन मेज पर रखते हुए कहा, और हाँ, कोशिश कीजिए कि भावनाएं दफ्तर की दहलीज के बाहर ही छोड़ आएं। यहाँ काम की भाषा बोली जाती है, जिद की नहीं। जो अपनी जिद को काम से ऊपर रखता है, मैं उसके साथ नरमी नहीं रखता। तन्वी हल्की मुस्कान के साथ बोली, कभी कभी जिद ही काम की बुनियाद बनती है, सर। वह वही तन्वी थी जिसने आज तक किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। अपनी बात रखना, अपने विचारों पर टिके रहना, यही उसका स्वभाव था। वह इंसान की हैसियत देखकर नहीं, इरादे देखकर बात करती थी। आर्यन के होठों पर अनजानी मुस्कान आई। देखते हैं आपकी यह जिद कितनी देर टिकती है। जी सर, तन्वी ने सिर झुकाकर कहा और बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ तो आर्यन कुर्सी पर पीछे झुक गया। धीरे से बुदबुदाया, दिलचस्प लड़की। शायद पिता की सिफारिश के बावजूद अपनी जगह खुद बनाना चाहती है। बाहर गलियारे में चलते हुए तन्वी ने मन ही मन कहा, यह नौकरी नहीं, एक जंग की शुरुआत है। अगर बाबा की नौकरी का सवाल ना होता तो मैं किसी भी कीमत पर यहाँ काम नहीं करती। पता नहीं कैसे इंसान से सामना हुआ है। रात का सन्नाटा अब पूरे आंगन में फैला था। आर्यन की गाड़ी एक झटके से पोर्च में आकर रुकी। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकला, हवा में हल्की सी खुशबू घुल गई। अगले ही पल एक मासूम सी खिलखिलाहट उसके कानों में पड़ी, जैसे किसी लम्हे की चोरी सी हंसी हो। उसने गर्दन मोड़ी, रोशनी की हल्की झलक में तन्वी दिखाई दी। सादा सलवार कमीज में, बिना दुपट्टे, अपने पिता रघुवीर के साथ सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे पर खड़ी। वह फोन की रोशनी में किसी को वीडियो कॉल पर कुछ दिखा रही थी। उसके चेहरे पर वही सादगी, मगर वही सादगी किसी चुंबक की तरह खींच रही थी। आर्यन के कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ने लगे। वह खुद को रोकना चाहता था, पर न जाने क्यों उस लड़की में एक अजीब सी ताकत थी जो उसे खींच रही थी। करीब पहुंचकर उसने गला साफ किया। उसकी भारी आवाज सुनकर दोनों चौंक गए। रघुवीर ने तुरंत झुककर नमस्ते किया। तन्वी ने मोबाइल बंद किया, सीधी होकर खड़ी हो गई, मगर नजरें झुका ली। वह जानती थी ऐसे इंसान को नमस्ते करना जरूरी नहीं जो दूसरों की इज्जत को अपनी ताकत से तौलता हो। उस वक्त वह उसे किसी जहर सी लग रही थी जो बाप बेटी के बीच आ खड़ी हुई थी। आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें तमीज नहीं है नमस्ते करने की? उसका नमस्ते ना करना उसे भीतर तक चुभ गया। तन्वी ने नजरें उठाईं, चेहरे पर कोई डर नहीं। साफ आवाज में बोली, नमस्ते उस पर की जाती है जिससे अपनापन हो, और मैं किसी ऐसे व्यक्ति से रिश्ता नहीं रखना चाहती जो दूसरों की इज्जत को अपनी ताकत से मापता हो। आर्यन का चेहरा तमतमा उठा। रघुवीर घबरा गए। तन्वी, यह क्या कह रही हो? नमस्ते करो बेटी। वह अपनी बेटी के मिजाज को जानते थे, मगर सामने वाला नहीं, इसलिए वे उसे शांत करना चाहते थे। तन्वी, अपनी जगह डटी रही बाबा। मैंने कह दिया नहीं करना नमस्ते, और प्लीज आप भी मुझ पर जोर मत डालिए। वह अंदर जाने को मुड़ी ही थी कि आर्यन के चेहरे पर सख्ती उतर आई। रघुवीर, अगर यह लड़की अंदर गई तो तुम कल सुबह से इस घर से बाहर होगे। वह लड़की उसे बेवजह गुस्सा दिला देती थी। जब से वह आई थी, रघुवीर पहला नौकर था जो बार बार उसकी बेटी के कारण आर्यन के गुस्से का सामना कर रहा था। रघुवीर का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत तन्वी का हाथ पकड़ लिया, आंखों में विनती। बेटी, एक बार मेरी बात मान लो। उन्हें अपनी नौकरी और अपने मालिक दोनों अजीज थे। तन्वी ने एक पल अपने बाबा को देखा, फिर धीरे से सिर झुका लिया, मगर मुट्ठियां भींचना नहीं भूली थीं। आर्यन ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, अब तुम जाओ रघुवीर, मुझे इस लड़की से अकेले में बात करनी है। जी साहब, उन्होंने डरते हुए कहा और अंदर चले गए। वे आर्यन की नीयत और तेवर से भली भांति परिचित थे, मगर मजबूरी में बेटी को वहीं छोड़ गए। अब आंगन में सिर्फ तन्वी और आर्यन आमने सामने थे। खामोशी इतनी भारी थी जैसे दीवारों पर भी कान उग आए हों। आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा, बहुत अकड़ है ना तुम में? याद रखना, एक दिन तुम्हारी ये अकड़ मैं तोड़कर रहूंगा। तुम मुझे अभी जानती नहीं। तन्वी के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, लहजा सख्त। जिस दिन आप मेरी अकड़ तोड़ेंगे उसी दिन मैं खुद को खत्म कर दूंगी। तन्वी चौधरी ना किसी के सामने झुकी है ना झुकेगी, और जिस दिन झुकेगी वह दिन उसकी आखिरी सांस का दिन होगा।
और आइंदा मुझे सीधे संबोधित करने की कोशिश मत कीजिए। उसकी जिंदगी में यह पहली लड़की थी जिसने उससे इस लहजे में बात की, वरना लड़कियां तो उसकी एक मुस्कान पर फिदा हो जाती थीं। आर्यन की आंखों में पल भर हैरत चमकी। समझती क्या हो खुद को, कहीं की रानी, आसमान से उतरी कोई खास मखलूक। ग्रेजुएशन कर लिया तो क्या तीर मार लिया। वैसे तुम जैसे लोग थोड़ी सी तालीम पा जाएं तो दिमाग आसमान पर पहुंच जाता है। तन्वी 2 कदम आगे बढ़ी, निगाहें उठाई। और आपने मास्टर्स कर लिया तो क्या आसमान खरीद लिया। कम से कम मैंने ग्रेजुएशन करके तो एक तीर मार ही लिया, मगर आप तो अब तक अपने अहंकार के खोल में फंसे हैं साहब। अपने खोल से बाहर आइए और दुनिया देखिए। आपके घमंड के बावजूद भी दुनिया खूबसूरत है। आर्यन के जबड़े भींच गए। जुबान बहुत चलती है तुम्हारी, शायद तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी। तन्वी बोली, मेरी औकात मेरे कर्म तय करते हैं, आपके पद नहीं। और अगर आप समझते हैं कि किसी को नीचा दिखाकर अपनी ऊंचाई नापी जा सकती है तो आपकी नाप ही गलत है। आप एक खोखले इंसान हैं जिसे औरतों से बात करने की तमीज तक नहीं। आर्यन ने तंजियां हंसी छोड़ी। वाह, क्या फलसफा है। इतने बड़े बोल किसी कंपनी के मालिक ने भी नहीं मारे होंगे जितने तुम मार लेती हो। तन्वी बोली, आपके मालिक वाले लहजे में इंसानियत कम, घमंड ज्यादा झलकता है सर। बेहतर होगा अपने भीतर झांकिए। कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में आप अकेले रह जाएं और आपके पास कोई ना हो। आर्यन ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से बोला, याद रखना, तुम्हारी यह जुबान और यह लहजा तुम्हें एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। और वह दिन मैं जरूर लाऊंगा। तुम पहली हो जिसने मेरे घमंड और मेरे वजूद दोनों को ललकारा है। इसका अंजाम भुगतना होगा। मुमकिन है, तन्वी बोली, मगर सच बोलने वाला हमेशा सजा पाता है और मैं इसके लिए तैयार हूं। आर्यन के होठों पर कड़वी मुस्कान आई। तुम्हारा अंजाम तुम्हें खुद पुकारेगा, तन्वी, और तुम्हारा सच तुम्हें अकेला छोड़ देगा। दोनों कुछ पल खामोश खड़े रहे। हवा जैसे थम गई थी। फिर वह पलटी और अपने क्वार्टर की ओर चली गई। आर्यन ने निगाह हटाए बिना धीरे से कहा, दिलचस्प मगर खतरनाक भी। पोर्च की रोशनी में उसका साया लंबा हो गया था, जैसे उसके भीतर का अहंकार जमीन पर अपनी शक्ल बना रहा हो। 1 हफ्ते बाद दोपहर का समय था। मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की इमारत में काम अपने चरम पर था। मीटिंग रूम में आर्यन अपने सख्त अंदाज में टीम को हिदायतें दे रहा था कि अचानक उसके हाथ में पकड़ा जूस का ग्लास किसी के टकराने से डोल गया। ठंडा तरल उसकी सफेद शर्ट पर फैल गया। लाल रंग का दाग उसकी आंखों में जैसे आग बन गया। कमरे में क्षण भर को सन्नाटा। आर्यन ने नीचे वाले होंठ को हल्का सा काटा, गुस्सा दबाया, छोटा सा एक्सक्यूज मी कहा और सीधे किचन की ओर बढ़ गया। उसके जूतों की थक थक फर्श पर गूंज रही थी। अंदर जाकर उसने देखा, तन्वी वहीं हाथ में फाइल और पेन लिए फूड प्रोडक्ट्स के नोट्स लिख रही थी। रोशनी में उसके चेहरे पर मासूमियत के साथ कठोरता झलक रही थी। आर्यन वहां ठिठका रहा। एक क्षण उसे देखा, फिर अचानक किसी जिद ने उकसाया और उसने शर्ट के बटन खोले। झटके से शर्ट उतारकर उसे सीधे तन्वी के चेहरे पर फेंक दिया। वॉश करके दो, उसने कड़क लहजे में कहा। मुंह क्या ताक रही हो। तन्वी के हाथ थम गए, चेहरे पर हैरानी और बेबसी की परछाई। दिमाग ठंडा रखते हुए उसने जवाब दिया, यह क्या बदतमीजी है। उसने शर्ट को नजरअंदाज किया, एक और फाइल बंद की और बोली, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, किसी की धोबन नहीं कि आपकी शर्ट धो दूं। अपना काम खुद कीजिए या कोई धोबी रख लीजिए। मुझसे ऐसे काम की उम्मीद आगे मत रखना। आर्यन का लहजा कड़वा हो गया। तुम शायद भूल रही हो किसके सामने बात कर रही हो। मैं तुम्हारा बॉस हूं। तन्वी ने मजबूती से कहा, इसीलिए तो आपकी इज्जत कर रही हूं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं वही शर्ट उसके मुंह पर दे मारती। आर्यन के होठों पर तंज भरी मुस्कान आई। कुछ पल उसकी आंखों में नाराजगी और शायद अपमान का इशारा। फिर उसने दांत भींचकर कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बता दूंगा। तन्वी ने उसे टेढ़ी निगाह से देखा, ठंडी आवाज में बोली, पहले अपनी औकात देख लीजिए। आप ताकतवर हो सकते हैं, पर किसी की इज्जत खरीदने का अधिकार किसी के पास नहीं। फाइल बंद करके वह वहां से निकल गई। उसके कदम मजबूत थे, बिना डर के। दरवाजा बंद होने की आवाज हवा में कुछ देर गूंजती रही। आर्यन वहीं कुछ देर खड़ा रहा, चेहरे पर अजीब सा असर, गुस्सा, अहंकार और कहीं भीतर कोई छुई छुई सी कसक। उसने मेज पर रखा ग्लास उठाने को हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया।
बड़बड़ाया, तुम्हें तो मैं अपना बनाकर झुकाऊंगा, और तेज कदमों से अपने ऑफिस लौट गया। पर भीतर कुछ जरूर हिल गया था, मानो उसके घमंड के दरवाजे पर पहली बार किसी ने दस्तक दी हो। 2 दिन बीत गए। रात की खामोशी गहरी थी। तन्वी उस बड़े बंगले की सीढ़ियों पर थी, दिल की धड़कन तेज। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई अंदर गई। ड्राइंग रूम में बैठे आर्यन ने चुपचाप दरवाजा खोला, उसे अंदर बैठने का इशारा किया। वह सोफे पर बैठा, सामने गिलास में पानी। अंदर आती तन्वी को देखकर उसने तंज भरी मुस्कान से कहा, वाह, आप तो किसी के बुलाने पर नहीं आती। आज किस वजह से आई? तन्वी खामोश खड़ी रही, नजरें सीधे। फिर संयत होकर बोली, क्यों बुलाया है? आर्यन मुस्कुराकर बोला, बैठिए। बात छोटी नहीं। उसने अपनी तरफ एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल बढ़ा दी। कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी। यह वही कागज थे जिन पर कुछ दिन पहले उसकी नियुक्ति पक्की करने के लिए दस्तखत लिए गए थे। तन्वी ने फाइल खोली, दस्तावेज देखे। फिर आर्यन की आवाज भारी हुई, यह सिर्फ नियुक्ति के कागज नहीं है। कमरे में पल भर को गहरी खामोशी। तन्वी ने फाइल दोबारा उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट फर्श पर गिर पड़ा। यह क्या बकवास है? आपने मेरे साथ ऐसा खेल कैसे खेल लिया? उसका स्वर कांप उठा। आर्यन हंसा, मगर आवाज में अब घमंड की तेजी थी। यह खेल नहीं, हकीकत है। 2 दिन बाद हमारी शादी होगी। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हें 50 लाख का हर्जाना देना होगा, और अगर रकम नहीं दे पाई तो तुम्हारे पिता रघुवीर जेल जाएंगे। यह सुनकर तन्वी लगभग चीख पड़ी, आप ये सब कैसे कर सकते हैं? सब कुछ जैसे ठहर गया। तन्वी की आंखों में गुस्सा और भय दोनों चमक रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे सामने बैठा आदमी वह कागज उसके खिलाफ खड़ा कर रहा है, और कैसे अब उसे दबाव में ला रहा है। कानूनी तौर पर सब कुछ कसा, साइन भी हो चुके थे, मगर उसके दिल में तूफान मचा था। आंसू गालों पर बह निकले। वह कांपती आवाज में बोली, मैं मर जाना पसंद करूंगी, मगर आप जैसे इंसान से शादी नहीं करूंगी। आर्यन आगे झुका, ठंडे स्वर में बोला, तुम्हारा मसला क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इतनी नफरत क्यों? आखिर तुम्हारे अंदर यह जिद किस बात की है? तन्वी ने भीगी आंखों से कहा, क्योंकि आप घमंड में अंधे हैं। आपको लगता है हर इंसान खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं नहीं। वह हल्के से मुस्कुराया, मगर मुस्कान में ताना और सख्ती। घमंड नहीं, हकीकत है। तुम्हारे पिता मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं। पुलिस की एक रिपोर्ट पर सब खत्म हो सकता है। सोच लो पंडित जी, रास्ते में है। तन्वी खामोश हो गई, हाथ कांपने लगे। आंसू पोंछते हुए धीमे से बोली, ठीक है, अगर यही आपकी इच्छा है तो कर लीजिए शादी। लेकिन याद रखिए, आज जो किया है उसका पछतावा आपको जरूर होगा। वह पल बहुत भारी था। आर्यन उठकर खड़ा हुआ, चेहरे पर वही सख्त भाव। पछताऊं? मैं कभी नहीं पछताता। उसने झुककर जमीन से कॉन्ट्रैक्ट उठाया, मुड़ी शीट को सीधा किया। तन्वी ने धीमे स्वर में कहा, कागज पर लिखी बातें इंसान की किस्मत नहीं बदलती, आप भूल रहे हैं। ड्राइंग रूम में उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। थोड़ी देर में आर्यन और रघुवीर के साथ पंडित हरिहर शास्त्री और गवाह आ गए। रघुवीर ने बहुत कोशिश की, मगर एक गरीब बाप अमीर आदमी के आगे झुक गया। शादी हो गई। तन्वी अब उसकी पत्नी थी, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। शादी के बाद उसे आर्यन के कमरे में भेज दिया गया। कमरा आधे अंधेरे में डूबा। वह बिस्तर के किनारे बैठी, चेहरा पीला, आंखें लाल, दुपट्टे का किनारा उंगलियों में मरोड़ती हुई। शादी सादगी से हुई, मगर पिता की आंखों से गिरते आंसू अब भी उसके दिल में गूंज रहे थे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला, आर्यन अंदर आया। उसके कदम वैसे ही आत्मविश्वास से भरे, मगर उस आत्मविश्वास में अब अजीब सी थकान थी। उसने दरवाजा बंद किया, कुछ देर खड़ा रहा, जैसे जीत का एहसास कर रहा हो। फिर बोला, तो कैसा लग रहा है अब अपने पति के साथ एक ही छत के नीचे खड़े होना? हनीमून की मेरी सेज सजाने का अनुभव कैसा है? उसके लबों पर मुस्कान, मगर आंखों में थकान छिपी। तन्वी सिर झुकाए चुप रही। कुछ पल बाद बोली, आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपके लिए अजनबी थी तो फिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, या इसलिए कि मैंने हर बार जवाब दिया? आर्यन एक कदम आगे बढ़ा, नहीं, इसलिए कि तुम्हारी वह अक्कड़, वह खुददारी जो तुम्हारी जुबान से झलकती थी, उसे तोड़ना चाहता था। तुम बार बार कहती थी कि मैं तुम्हारे लिए पराया हूं, तो आज वही पराया तुम्हारा पति है।
अब देखना तुम्हारी अकड़ कहाँ तक जाती है। वह सोफे के पास आया, झुका और उसके दुपट्टे के किनारे पर हाथ रखा। तन्वी ने बिना डरे कहा, अगर आज आपने मेरी इज्जत पर हाथ उठाया तो सुबह इस कमरे से मेरी लाश निकलेगी। तन्वी चौधरी ने ना कभी किसी के आगे झुककर जिया न जिएगी, और जिस दिन झुकी वह दिन उसकी आखिरी सांस का दिन होगा। वह पल हवा में ठहर गया। आर्यन का हाथ थम गया। वह पीछे हट गया, चेहरे पर उलझन। तन्वी रोते हुए बोली, मैंने हमेशा अपनी जिंदगी अपने उसूलों पर जी है। मैं कभी किसी के आगे नहीं झुकी और आज भी नहीं झुकूंगी, सिवाय उस भगवान के जिसने मुझे बनाया। अगर आपने मेरी आत्मा को रौंदने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगी, मगर आपके आगे नहीं झुकूंगी। आर्यन खामोश खड़ा रहा, चेहरे से गुस्सा, हैरानी और आखिर में थकान उतर गई। उसने गहरी सांस ली, हाथ वापस खींचा और धीरे से कहा, तुम्हें लगता है मैं इतना ही बेरहम हूं? अब उसके स्वर में तंज नहीं, थकावट थी। तन्वी चुप रही, आंसू गालों पर बहते गए। आर्यन 2 कदम पीछे हटा। तुम जीत गई, जैसे हमेशा जीत जाती हो। वह दरवाजे तक पहुंचा, रुका। पता है तुम्हारे इनकार में भी अजीब सी ताकत है। शायद इसी वजह से मैं तुमसे नफरत नहीं कर सका, बस तुम्हें समझ नहीं पाया। यह कहकर वह बाहर निकल गया। जीतकर भी आज वह हार गया था। कमरे में सन्नाटा। फानूस की हल्की रोशनी तन्वी के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। उसने दुपट्टे से आंसू पोंछे आसमान की तरफ देखा। धीमे से बोली, भगवान, अगर यह सब्र की परीक्षा है तो मुझे और मजबूत बना देना। बाहर बारिश तेज हो गई, जैसे आसमान भी उस रात की बेरहमी पर उसके साथ रो रहा हो। 2 दिन और बीत गए। कमरे में अब भी भारी खामोशी, पर्दों को छूती हवा भी जैसे रुक गई थी। तन्वी बालकनी में खड़ी रेलिंग थामे नीचे बगीचे के फूलों को निहार रही थी, या शायद अपने टूटे हुए सपनों को। इन 2 दिनों में उसका चेहरा और फीका मगर आंखों की उदासी वही। अचानक दरवाजा जोर से खुला। आर्यन अंदर आया, कदमों की आहट गुस्से से भरी। वह सीधे बालकनी की ओर बढ़ा, सख्त लहजे में बोला, यहां क्या कर रही हो? तन्वी धीरे से मुड़ी, आंखों में नींद नहीं। अपनी बर्बादी का तमाशा देख रही हूं। यहीं से तो तुमने मुझे देखा था जब मैं किताब पढ़ रही थी। आज मैं देख रही हूं तुम्हारी नजर ने एक लड़की को किस अंजाम तक पहुंचाया। आर्यन का जबड़ा भींच गया। तुम्हें हर बात में जहर घोलने में मजा आता है। मैंने तो बस पूछा यहां क्या कर रही हो। वह तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, बताया ना अपनी बर्बादी का तमाशा। और मेरे सामने मासूम मत बनो तुम्हें, और तुम्हारे खेल को मैं भली भांति जानती हूं। जो तुमने किया है उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। आर्यन गुस्से में आगे बढ़ा, मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पास आने की कोशिश नहीं की, तुम्हारी इज्जत की तुम्हारी जिद नहीं तोड़ी। फिर भी यह रवैया क्यों? इतना घमंड किस बात का? समझती क्या हो? मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तन्वी तड़प कर बोली, एक बात याद रखना आर्यन, अगर चींटियों का झुंड हाथी की सूंड में घुस जाए तो वही हाथी को गिरा देता है। इसलिए बेहतर है मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हारा घमंड, तुम्हारी अकड़ सब मिट्टी में मिल जाएगी। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल। वह झटके से आगे बढ़ा और उसके बाजू पकड़ ली। क्यों करती हो तुम ऐसा? हर बार चुपती बातें क्यों? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया? तन्वी ने झटके से हाथ छुड़ाए, चीख कर बोली, हाँ, गुनाह किया है। एक ऐसी लड़की की जिंदगी तबाह की जिसने तुम्हें बद्दुआ तक नहीं दी। तुमने जबरन रिश्ता थोप दिया जिसमें प्यार नहीं, सिर्फ तुम्हारा अहंकार है। तुम्हें लगता है शादी के कागजों से तुम किसी की रूह के मालिक बन गए? नहीं आर्यन, तुम किसी के मालिक नहीं, तुम अपने घमंड के गुलाम हो। आर्यन की आंखों में क्रोध नहीं, अब आग जलने लगी। वह दहाड़ा, बस करो, अपनी बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें इज्जत दी, घर दिया, नाम दिया, और तुम कृतघ्न निकली। तुम्हें तुम्हारी हैसियत याद नहीं। तन्वी हंसी, मगर हंसी में दर्द। जिसे तुम इज्जत कहते हो वह सौदा है, एक पिता की मजबूरी और एक बेटी के सपनों का सौदा। तुम्हारी दौलत, तुम्हारी ताकत सब बेईमानी है जब इंसानियत ही खत्म हो जाए। तुम मर्द नहीं, एक घमंडी खिलौना हो जिसे ताकत का नशा चढ़ा है। आर्यन कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर गुस्से में पास की मेज पर रखा गिलास दीवार पर दे मारा, आवाज गूंजी, तुमसे बात करना बेकार है। तुम औरत नहीं, एक पत्थर हो। तन्वी कांपती आवाज में बोली, और तुम मर्द नहीं, एक डरपोक इंसान जो औरत को नीचा दिखाकर खुद को ताकतवर समझता है। आर्यन ने कुछ पल उसे देखा, फिर गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ा।
दरवाजा जोर से बंद हुआ, आवाज पूरे कमरे में गूंजी। तन्वी बालकनी के पास फर्श पर ढेर हो गई, आंसू बहने लगे। सिसकियों के बीच उसने खुद से कहा, मैंने तो बस सुकून मांगा था और उसने वह भी छीन लिया। चांदनी बालकनी पर बिखरी थी, मगर उसकी आंखों का अंधेरा हर रोशनी को निगल रहा था। रात गहराती जा रही थी। कोने में रखा दीपक दीवार पर लंबे साए बना रहा था। हवा में उदासी। तन्वी जमीन पर बैठी, चेहरा हाथों में छिपाए, कंधे कांपते हुए। तभी दरवाजा धीरे से खुला। आर्यन अंदर आया, कुछ पल दरवाजे के पास खड़ा उसे देखता रहा। चेहरे पर सख्ती नहीं, बस गहरी थकान और पछतावा। वह धीरे धीरे पास आया, उसके सामने जमीन पर बैठ गया। तन्वी ने उसकी मौजूदगी महसूस की, उठने की कोशिश की, मगर आर्यन ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ, वह कांपती आवाज में बोली, आंखें लाल, चेहरा भीगा। आर्यन शांत लहजे में बोला, बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर चाहो तो चली जाना। तन्वी कुछ पल ठिठकी, नजर झुकाकर वहीं बैठ गई। अंदर सन्नाटा था, दिल में तूफान। आर्यन ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम बगीचे में बैठी थी, किताब में खोई। लगा जैसे वक्त थम गया। शायद पहली बार महसूस हुआ कि दिल भी धड़क सकता है। मुझे तुमसे उसी पल मोहब्बत हो गई तन्वी। यह झूठ नहीं, चाहे तुम्हें बनावटी लगे। तन्वी चुप रही, आंसू चुपचाप गिरते रहे। आर्यन ने लंबी सांस ली। मेरे पास कोई नहीं, ना माँ, ना पिता, ना कोई अपना। हमेशा दूसरों का सहारा बना, मगर खुद के लिए कभी कोई नहीं था। जब तुम आई, लगा शायद खालीपन खत्म होगा। पर मैं गलत था। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी हिम्मत हर बार मुझे आईना दिखाती रही। मैं उसे स्वीकार नहीं कर पाया। मैं सोचता था मैं ताकतवर हूं, पर सच यह है कि मैं तुम्हारे सामने कमजोर पड़ गया। मैं प्यार चाहता था, सच्चा और साफ, लेकिन मैंने खुद उसी सच्चाई को तोड़ दिया। तन्वी ने सिर उठाया, आंखों में नमी, मगर आवाज सख्त। तो फिर ऐसा क्यों किया? किस हक से किसी की जिंदगी से खिलवाड़? तुम्हें लगा जबरदस्ती को प्यार कहा जा सकता है? आर्यन कुछ पल खामोश, फिर बोला, नहीं, वह प्यार नहीं था, जिद थी, अहंकार था। चाहता था तुम झुको ताकि मैं जीत जाऊं। मगर उस रात जब तुमने कहा, अगर मैंने तुम्हें छुआ तो तुम अपनी जान दे दोगी, तब अंदर से सब हिल गया। डर लगा अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया। पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने सिर झुका लिया, आवाज भारी। मैं माफी मांगता हूं तन्वी, तुमसे, तुम्हारे पिता रघुवीर जी से और अपनी गलती से। अगर कभी माफ कर सको तो कर देना। आज मैं वह आर्यन नहीं जो जीत के पीछे भागता था। तुम्हारे दर्द ने मेरी हकीकत दिखा दी है। कमरे में गहरी खामोशी। तन्वी की पलकों पर आंसू ठहरे। उसने धीमे कहा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरा सुकून छीना, लेकिन तुम्हारे लहजे में आज पहली बार इंसानियत है। शायद इसी वजह से नफरत पूरी नहीं कर पाई। मगर मुझसे एक वादा करो। आर्यन ने देखा, कौन सा वादा? तुम कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करोगे, चाहे वह लड़की हो, नौकर हो या कोई कमजोर इंसान। ताकत अगर तुम्हारे पास है तो उसे अच्छे के लिए इस्तेमाल करना, अहंकार के लिए नहीं। तन्वी बोली। आर्यन ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर धीमे स्वर में कहा, मैं वादा करता हूं तन्वी, तुम्हारे हर शब्द को याद रखूंगा। शायद यही मेरी सजा भी है और सबक भी। उसकी आवाज में पहली बार नरमी थी। वह थोड़ा और करीब आया, पूछा, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? तन्वी ने कांपती सांसों के बीच कहा, पूरी तरह नहीं, मगर कोशिश करूंगी। क्योंकि माफ करना कभी कभी खुद को आजाद करने का तरीका होता है। आर्यन के होंठ थरथराए। उसने धीरे से उसके आंसू पोंछे। एक पल को उसने विरोध किया, मगर फिर खुद को रोक लिया। आर्यन ने उसे हल्के से अपने सीने से लगा लिया। अब न कोई झगड़ा था, न कोई जीत, बस एक थका हुआ सुकून। कमरे में शांति फैल गई। बाहर चांदनी आंगन में उतर आई, जैसे ऊपर वाला कह रहा हो, जख्म चाहे कितने गहरे हों, अगर दिल सच्चा हो तो वक्त सब भर देता है। कभी कभी माफ करना किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने ही सुकून के लिए जरूरी होता है। रिश्ते तब नहीं टूटते जब हालात बदलते हैं, बल्कि तब जब इंसान अपनी जिद नहीं छोड़ता। अहंकार हमेशा हारता है, इंसानियत हमेशा जीतती है। यही जिंदगी की असली सीख है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।